जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 में है गति, दूरी एवं समय, मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसका जो पहला भाग था वो हम पढ़ चुके थे और उसमें हमने गति के बारे में पढ़ा था, गति के प्रकार के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने मंद एवं तीव्र गति के बारे में भी जाना था और इसके साथ ही हमने चाल के बारे में पढ़ा था और औसत चाल किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में भी जाना था। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो समय जब भी हमारे दिमाग में आता है समय शब्द, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, घड़ी, कि घड़ी से ही हम समय का पता करते हैं। तो जो समय की माप है उसका अभिप्राय है काल अंतराल की माप से। काल क्या है? काल मतलब समय। तो जब आप समय मापने के लिए किसी घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं तब इसका अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। तो आप जब भी घड़ी का प्रयोग करते हैं कि हाँ 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा, तो इस तरह से हम अलग जो समय अंतराल है उसको पता करने का कोशिश करते हैं। तो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वे समय की माप जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी उसकी सहायता से करते थे, क्योंकि ये घटनाएं निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है। जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं सूरज उगता है और शाम के समय सूरज ढल जाता है। तो हमारे पूर्वज भी इस घटना को देखते थे कि सूरज उगता है, सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त भी होता है। तो उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह में उदय होता है। एक सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। तो जो एक सूर्योदय हुआ और अगला जो सूर्योदय होगा उसके बीच का जो समय अंतराल है उसको एक दिन माना जाता था। तो हम भी यही जानते हैं कि आज सुबह सूरज उगा और अगले दिन जो सूरज उगा तो उसके बीच का जो अंतराल है वो एक दिन का होता है। तो इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह कहा गया है। तो अमावस्या क्या होता है? जिस दिन हमको जो चांद है वो दिखाई नहीं देता है। मतलब जो जब पूर्णिमा होता है तो चांद हमको पूरा गोल दिखाई देता है और धीरे धीरे चांद का जो आकार है घटता घटता एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, वो दिन होता है अमावस्या। तो जो हमारे पूर्वज थे वे एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह का मान लेते थे। तो ये जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं और इसी के आधार पर ये अपने समय को निर्धारित करते थे और उसका पता लगाते थे। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने को 1 वर्ष का समय नियत किया गया और पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है तो एक परिक्रमा उसको पूरा करने में जो समय लगता है उसको 1 वर्ष का समय माना गया। बाद में लोगों ने समय की माप छाया की लंबाई द्वारा भी किया। तो छाया की लंबाई द्वारा किस तरह से किया? तो छाया जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर तो उसकी जो छाया बनती है तो उसके आधार पर भी लोगों ने समय को निर्धारित किया। यह माप एक दिन के काफी छोटे समय अंतरालों के लिए किया गया था। तो दिन का जो अलग अलग पहर है उसको निर्धारित करने के लिए इस छाया पद्धति का प्रयोग किया गया। तो इसमें जो दिन का जो छोटा छोटा समय अंतराल है उसको पता करते थे, लेकिन ये तभी होता था जब सूर्य उपस्थित होता था, जब छाया बनता था। तो जब धूप रहेगा तभी छाया बनेगा, जब सूर्य नहीं रहेगा तब वस्तु का तो छाया नहीं बनेगा। तो सूर्य की उपस्थिति में छाया, किसी वस्तु के छाया द्वारा भी समय का निर्धारण होता था। इस माप के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया गया उसे धूप घड़ी कहते हैं। तो धूप में घड़ी का उपयोग किया गया मतलब एक निर्धारित वस्तु या किसी
खंबे को गाड़ दिया गया और उसकी जो छाया थी उसके आधार पर ही समय के दिन का जो अलग अलग समय है उसको निर्धारित किया जाता था। तो ये जो समय जानने के लिए जो ये सिस्टम तैयार किया गया था इसको धूप घड़ी कहा जाता था। यह यंत्र सूर्य के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित थी। और ये जो धूप घड़ी था ये छाया के सिद्धांत पर आधारित था। तो जब सूर्य उगता है तो उस समय जो वस्तु की छाया बनती है उसमें अंतर होता है, दोपहर के समय जो वस्तु की छाया बनती है उसमें भी अंतर होता है, और शाम के समय जो वस्तु की छाया बनती है उसमें अंतर होता है। तो ये छाया में जो अलग अलग अंतर होता है तो इसी के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता था। और इसके अलावा भी आपने रेत घड़ी या जल घड़ी के नाम बारे में सुना होगा और इसके बारे में आप और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ए में है छड़ी की छाया से धूप घड़ी। तो ये इस तरह का सेटअप बना दिया जाता है और वहां पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका जो छाया बनता है उस छाया के आधार पर समय का निर्धारण होता है। ये बी में है रेत घड़ी। तो इस तरह का यंत्र होता था और ऊपर बालू रहता था, रेत रहता था और समय के साथ ये धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता था। फिर जब नीचे पूरी तरह से भर जाता था फिर उसको उलट दिया जाता था। तो इस तरह भी समय का निर्धारण करते थे। यह है जल घड़ी। तो इसमें रेत भरा हुआ है पहले रेत घड़ी में, लेकिन ये जल घड़ी में जल भरा रहता था। देखिए इस सिस्टम में देखिए जल घड़ी, जल का प्रयोग किया जाता था समय जानने के लिए। तो ये हो गया छड़ी की छाया से धूप घड़ी, ये हो गया आपका धूप घड़ी। ये बी में है रेत घड़ी और सी में है जल घड़ी। अब हम क्रियाकलाप 2 को करते हैं जिससे हम जो धूप घड़ी है उसके सिद्धांत को जानने का कोशिश करेंगे। तो दिन के भिन्न भिन्न समय में हम इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक छड़ी की छाया की लंबाई का मापन। तो एक छड़ी लेंगे और उसकी जो लंबाई है, जो उसकी छाया बन रही है, उस लंबाई को मापेंगे। एक सीधी छड़ी को मैदान में लंबवत गाड़ दीजिए। तो जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है, एक सीधी छड़ी है और उसको लंबवत इस तरह से गाड़ दिया जा रहा है एक स्थल भाग में। ठीक है, एक मैदान है, मैदान में इसको छड़ी को गाड़ दिया गया। अब जब धूप निकलता है, सूर्य उगता है, तब जब सुबह के समय क्या है, जो छाया बनती है वो तिरछी बनती है। तो जैसा चित्र में दिख रहा है यहाँ तिरछा छाया बन रहा है सुबह के समय। फिर धीरे धीरे ये जो छाया है थोड़ा कम तिरछा होता जा रहा है और जब दोपहर क्या समय होता है, ठीक दोपहर 12 बजे, तो सूर्य एकदम सर के ऊपर रहता है और उस समय जो छाया बनती है तो वो एकदम सीधी होती है और वो सबसे छोटी होती है। तो इस चीज को आप खुद भी कर सकते हैं। जब धूप निकलेगा सुबह के समय तब आप बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे और आप अपनी छाया को भी देख सकते हैं कि जब सुबह का समय होगा, जब धूप रहेगा, तो उस समय आप देखेंगे कि आपकी छाया थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन धूप बढ़ने के साथ साथ आपकी छाया छोटी होती जा रही है। और जब एकदम दोपहर का समय 12 बजे का समय, उस समय आपकी छाया बहुत छोटी हो रही है और एकदम सीधी हो रही है। और जैसे जैसे शाम होते जा रहा है तो वैसे वैसे फिर तिरछी होती जा रही है छाया। तो इस तरह से हम छाया घड़ी का या फिर जो धूप घड़ी है उसको देख सकते हैं और उसकी सहायता से हम समय का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो यदि आप दोपहर के समय जाएंगे कहीं पर बाहर, तो आपको यदि आपकी छाया एकदम सीधी और छोटी दिखाई देगी, अर्थात उस समय दिन के 12 बज रहे हैं, एकदम दोपहर का समय होगा। तो इस तरह से आप भी समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये है धूप घड़ी, ये मैदान है, ये छड़ी है और ये सूर्य की अलग अलग स्थिति है। तो और सबसे सुबह में तिरछी बनती है और शाम को तिरछी बनती है और दोपहर के समय सीधी बनती है और छोटी बनती है। तो इस तरह से सुबह 7 बजे उसकी छाया की लंबाई मापिए, फिर इसी प्रकार सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 2 बजे एवं संध्या 5 बजे इसे मापिए। तो आप ये कर सकते हैं, एक छड़ी ले लेंगे और
अलग अलग समय में उसकी जो लंबाई है उसको मापेंगे, उसकी लंबाई को नहीं, उसकी छाया की लंबाई को। तो जो छाया बन रहा है उस छड़ी का, तो उसको हम माप लेंगे, एक निशान लगा देंगे और उसको मापेंगे। आप पाते हैं कि सुबह एवं संध्या में छाया अधिक लंबी एवं दोपहर में छाया छोटी होती है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? घड़ी। तो समय जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या सोचते हैं? घड़ी के बारे में सोचते हैं। जब भी हमको समय देखना होता है तो हम घड़ी देखते हैं। तो घड़ियों की कार्यविधि में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। तो आप आवर्ती गति के बारे में पढ़ चुके थे। सरल लोलक को जब टांगते हैं तो वो अपने मुख्य बिंदु से, जो उसका मुख्य अक्ष है, उससे कुछ आगे और फिर कुछ पीछे जाता है, और उसका जो समय अंतराल होता है वो समान होता है, और उसका जो विस्थापन होता है वो भी समान होता है। तो जो घड़ी कार्य करते हैं वो आवर्त गति के आधार पर कार्य करती है। आवर्ती गति का एक प्रमुख उदाहरण सरल लोलक है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए अलग अलग घड़ियों को यहाँ दिखाया गया है। तो कुछ सामान्य घड़ियां हैं। ये जो पहला है ये है लोलक घड़ी। तो इसमें क्या है, एक एक घंटे के अंतराल में टंग बजता है। फिर 1 बजेगा जब 1 घंटा बजता है, 2 बजेगा तो 2 घंटा बजता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लोलक टंगा रहता है। तो ये है लोलक घड़ी। और ये बी नंबर में है मेज घड़ी, जिसको टेबल के ऊपर हम रखते हैं, मेज के ऊपर रखते हैं। और ये तीसरे सी नंबर में है डिजिटल घड़ी। इसमें देखिए संख्या में दिखाया जा रहा है समय को। तो इस तरह से ये अलग अलग घड़ियों के प्रकार हैं। तो जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था? तो उस समय लोग धूप घड़ी का उपयोग करते थे। वे छाया को देखकर ही अंदाज कर लेते थे कि समय क्या हो रहा है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक धातु अथवा लकड़ी के छोटे गोले को किसी दृढ़ स्तंभ से धागे के सहारे निलंबित करके बनाया जा सकता है। तो एक दृढ़ स्तंभ में धागे की सहायता से एक छोटे गोले को बांधकर सरल लोलक आप बना सकते हैं। धातु अथवा लकड़ी के गोले को सरल लोलक का गोलक कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो ये लोहे का भी हो सकता है, किसी धातु का भी हो सकता है, और लकड़ी का भी हो सकता है। ये जो गोल है, जब गोलक 0 बिंदु पर स्थित रहता है तो उसे गोलक की मध्य स्थिति कहते हैं। और ये जो मध्य स्थिति है, ये इसको हम O ले सकते हैं। तो जब गोलक को थोड़ा विस्थापित कर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करना आरंभ कर देती है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी जगह से खींचेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो क्या देखेंगे कि जो सरल लोलक है एक बार इधर गति करेगा और एक बार इधर, मतलब अपने जो मध्य स्थिति है उससे आगे पीछे गति करेगा, उसके इधर उधर गति करेगा। तो ये हो गया सरल लोलक। तो सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। तो ये जो सरल लोलक गति कर रही है ये आवर्ती गति कर रही है, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे हो रही है और उसका विस्थापन भी समान हो रहा है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब लोलक अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है, मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर लोलक है। तो ये जो मध्य स्थिति है ये O मान लिए, और जब लोलक इधर आता है और जब इधर आता है, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B स्थिति। तो यहाँ दिया गया है कि जब O से आरंभ करके ये जो लोलक है वो A तक जाता है, फिर A से B तक जाता है, A से कहाँ जाता है, B तक, फिर B से वापस आता है O तक। मतलब क्या हो रहा है, पहले O से जाएगा A तक, फिर A से जाएगा
बी तक, फिर बी से जाएगा ओ तक। तो ये पूरा कंप्लीट करने को ही क्या कहते हैं, एक दोलन पूरा करना कहते हैं। सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहा जाता है। तो ए से बी तक, मतलब ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से ओ तक आने में उसको एक दोलक पूर्ण होता है। और ये जो एक दोलन पूर्ण करने में लगे जो समय है उसको आवर्तकाल कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये मध्य स्थिति है, ये ओ हो गया, ये ओ ए हो गया और ये बी हो गया। तो ओ से ए तक आएगा, फिर ए से बी तक जाएगा, फिर बी से ओ तक आएगा। तो ये हो गया एक दोलन पूर्ण। ये हो गया सरल लोलक। अब इसका दोलन गति को यहाँ दिखाएगा। पहले ये चित्र में दिखाया गया है सरल लोलक, और दूसरे चित्र में दोलन करते हुए सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। तो ये अपने स्थिति से देखिए, जितने दूर यहाँ इधर आएगा ए स्थिति तक आएगा, उतना ही दूर वो बी स्थिति तक जाएगा। तो ये समझ गए आप। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 3। तो 1 मीटर लंबे धागे से एक सरल लोलक बनाएंगे। तो एक धागा लेंगे जिसकी लंबाई होगी 1 मीटर। लोलक के गोलक को उसकी मध्य स्थिति, तो उसमें क्या लेंगे, एक गोलक लेंगे। एक धागा लेंगे 1 मीटर लंबा और उसमें गोलक को बांध देंगे और सरल लोलक तैयार हो गया। तो उसके मध्य जो विराम की स्थिति में उसको आने देंगे। पहले बांध देंगे, उसका जो मध्य स्थिति है उसमें उसको आने देंगे। गोलक के पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित करेंगे। तो उसका जब उसको टांगेंगे सरल लोलक को, तो हम देखेंगे कि जब वो एकदम स्थिर हो जाता है, विराम की स्थिति में आ जाता है, तो उसके जो पीछे दीवार है वहां एक निशान लगा देंगे कि ये जो लोलक है उसका मध्य बिंदु है। गोलक को पकड़कर उसे एक और ले जाएंगे। इस गोलक को पकड़कर उसको एक और हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, एक तरफ थोड़ा खींच लेंगे और यह ध्यान में रखेंगे कि जो धागा है वो तना हुआ रहेगा। ये धागा मुड़ना नहीं चाहिए, ये सीधा तना हुआ रहना चाहिए। अब गोलक को मुक्त करेंगे, गोलक को छोड़ देंगे और जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय विराम घड़ी का समय नोट करेंगे। तो हम थोड़ा खींचेंगे जो गोलक है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि उसका मध्य स्थिति में आने में उसको कितना समय लगा। तो इसके लिए हम विराम घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं और समय को नोट करेंगे। लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगे समय को मापिए। तो उसको 20 बार ऐसा छोड़ेंगे और फिर नोट करेंगे और हर बार लगे समय को हम मापेंगे और उसको नोट करते जाएंगे। अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए और उसको एक सारणी बनाकर लिखते जाएंगे कि हर एक पूर्ण दोलन में उसको कितना समय लगा। इस क्रियाकलाप को 4-5 बार दोहराइए और प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलक में लगा समय प्राप्त कीजिए और यह समय सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो 20 पूर्ण दोलक को करने में जितना समय लगा उसको हम 20 से भाग दे देंगे। किसको देंगे? जो लगा समय, ठीक है। 20 दोलन पूरा करने में जो लगा समय होगा उसको 20 से भाग दे देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि एक दोलन में कितना समय लग रहा है। धागे की लंबाई कितनी थी? 1 मीटर थी, मतलब 100 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ क्रम से लिखेंगे, क्रम संख्या 1 2 3 4 करके लिखेंगे और लोलक द्वारा 20 दोलन में लगा समय को यहाँ लिखेंगे। तो कितना समय लगा 20 दोलन करने में? 50 सेकंड का समय लगा। तो आवर्तकाल क्या होगा? तो क्या होगा? 50/20 कर देंगे। तो 50 क्या है? 20 दोलन पूरा करने में लगा समय क्या है? 50 सेकेंड।
और उस 20 दोलन किया गया है, इसलिए उसको 20 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2.5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा एक दोलन पूरा करने में समय 2.5 सेकेंड का। तो ये सारणी आप भरेंगे और देखेंगे कि हर जितना आप दोलन कराएंगे तो उसमें लगे जो समय है उसको आप इसमें नोट करते जाएंगे। तो ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कोई गेंद ले सकते हैं और उसको धागे से बांधकर आप इस परीक्षण को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लोलक का आवर्तकाल हर प्रेक्षण में लगभग समान आता है। तो आप यदि इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप परीक्षण करेंगे तो जितने भी आप परीक्षण करेंगे उसमें जो आवर्तकाल आएगा वो लगभग समान होगा। क्या आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करेगा? तो ध्यान रखिए धागा की जो लंबाई है वो समान होनी चाहिए और समान लंबाई के लिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन सरल लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। तो धागे की जो लंबाई है उसको समान रखेंगे और थोड़ा सावधानी से करेंगे तो देखेंगे कि जो आवर्तकाल है वो समान आ रहा है। आजकल विद्युत परिपथ वाली क्वार्टर्स घड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो अभी बहुत तरह की घड़ियां आ गई हैं और काफी सुविधा हो गया समय जानने के लिए। तो अभी जो विद्युत परिपथ से चलने वाली जो क्वार्टर्स घड़ी है उसका उपयोग किया जा रहा है और इनके द्वारा मापा गया जो समय है वो पहले उपलब्ध जो घड़ियां थी उनके समय से अधिक सटीक निकलता है। अब हम देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। समय का एसआई मात्रक है सेकेंड, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड है और इसको एस द्वारा सूचित करते हैं। और इसके बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, इस तरह से लिखते हैं। इसका अन्य मात्रक मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट तथा किलोमीटर पर घंटा है। क्या है? किलोमीटर पर घंटा। तो चाल का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड और मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर घंटा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मात्रकों के संकेतों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 10 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 10 किलोमीटर। तो हम क्या लिखते हैं? 10 किलोमीटर। और हम ये तो नहीं लिखते हैं 10 किलोमीटर। तो हमेशा इसको एक वचन में लिखा जाता है। एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है। तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए और इसकी सहायता से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो एक दिन में सेकंड निकालने के लिए 24, एक दिन में कितना होता है घंटा? 24 घंटा। और एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और एक मिनट में 60 सेकंड। तो तीनों को गुना कर लेंगे तो एक दिन में कितना सेकंड होता है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, इटली के एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीलाई। ये एक चर्च में गए थे और वहां झूलते हुए एक लैंप को उन्होंने देखा। उन्होंने उसके दोलन काल को अपनी नाड़ी के स्पंदनों के समय से मापा। तो वे जब चर्च में थे तो उन्होंने देखा कि एक लैंप टंगा हुआ है और वो दोलन कर रहा है, झूल रहा है। तो उन्होंने दोलन को अपने जो
नाड़ी जिसमें डॉक्टर देखते हैं ना कि कितना चल रहा है, आप प्रेशर देखने के लिए, तो वही नाड़ी के जो स्पंदन है उसको अपने हाथों की जो नाड़ी स्पंदन है उसकी सहायता से उन्होंने जो दोलन काल है लैंप का उसको मापा। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के प्रत्येक दोलन में लगा समय उनकी नाड़ी की स्पंदनों की संख्या के बराबर थी और उन्होंने पाया कि जो लैंप का दोलन है और उनका जो नाड़ियों का स्पंदन का संख्या है वो बराबर आ रहा है, अर्थात लैंप का दोलन काल जो है वो फिक्स है, नियत है, मतलब हर बार समान हो रहा है। इसे सत्यापित करने के लिए उन्होंने दोलकों को लेकर प्रयोग किया। तो इसके लिए उन्होंने दोलक लेकर और भी प्रयोग किए कि जो समय लग रहा है, दोलन काल जो हो रहा है वो समान हो रहा है कि नहीं। तो इससे जुड़े उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। अपने प्रयोगों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समान लंबाई के सरल लोलक का दोलन काल हमेशा नियत होता है, मतलब समान होता है, एक फिक्स होता है। तो यदि लंबाई समान रहेगी तो जो लोलक का दोलन काल है वो हमेशा समान रहेगा। तो ये समझ गए आप। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं क्योंकि ये चीजें आपको भी आसानी से घर में मिल सकती हैं, तो इसको लेकर आप परीक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे और इसका जो अगला भाग आएगा उसमें हम चाल की माप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।